हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GS बाई चौहान सर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसमें सबसे पहला आता है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। ठीक बात है, पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। हड़प्पा नाम का पुरा स्थल मिला। तो जो इंजीनियर थे वो रेलवे की लाइनें बिछा रहे थे, तो वहाँ अचानक में उनको मिला ये पूरा स्थल, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब फिलहाल वो पाकिस्तान में है, क्योंकि भारत के दो टुकड़े हो गए थे। तो एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के एरिया में ये है। अब उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है, यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उन्हें थोड़ा सा ये लालच था, ये खंडहर है, यहाँ से अच्छी थोड़ी सी ईंटें मिल जाएंगी, हमको फ़ायदा हो जाएगा। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। उन्होंने यहाँ से हजारों ईंटें उखाड़ ली, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। जो वहाँ हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थीं, वो कई सारी इमारतें भी नष्ट हो गई इससे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी ईंटें, हजारों ईंटें वहाँ से ले गए थे वो। तो इसके बाद अब उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर इस हमारे उपमहाद्वीप के, जिसमें हम निवास करते हैं, इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। मतलब ये है कि पहले, सबसे पहले जो खुदाई करने पे हड़प्पा नगर मिला हमें, तो इसके बाद में जितनी खुदाई मिली और जितनी इधर उधर चीज़ें मिली या इमारतें मिली, उनको हड़प्पा के नाम से, हड़प्पा सिविलाइजेशन की ही इमारतें और वो बोला गया उनको चीज़ें। तो हड़प्पा से ही उनका नाम रखा गया। इसके बाद आगे देखते हैं। इन नगरों में, अब इन नगरों की विशेषता के बारे में देखते हैं पहले। इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में से कोई कई को दो या दो उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। दो या दो से अधिक हिस्सों में। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिम वाला जो भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था, और पूरब वाला जो भाग था वो बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा है, क्योंकि दुर्ग मोस्टली ऊंचे होते हैं, इसलिए पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले को तो दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर बोला उन्होंने। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। हिस्सा कोई सा भी है, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला हिस्सा, दोनों की जो चार दीवारी थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। क्योंकि कई हजार साल की बात होगी, कई हजार साल के बाद भी जो दीवारें हैं वो दीवारें एज इट इज़ खड़ी रही।
तो ये ईंटें बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी पकी हुई थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, पूरे साइंटिफिक तरीके से। बहुत मतलब ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, तो सिंधु नगर के जो लोग थे बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छी सोच वाले और साइंस को जानने वाले थे। वैज्ञानिक तरीके से सब कुछ वहाँ निर्माण हुआ था। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको कहा है महान स्नानागार, इसे स्विमिंग पूल बताया गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत चढ़ा, पहले वो प्लास्टर किया, उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ा दी ताकि पानी का रिसाव ना हो। कितने वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने काम किया था। इस सरोवर में से दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इसका यूज कर लिया स्विमिंग पूल का, फिर इसके पानी को बाहर कर दिया, मतलब खाली कर दिया स्विमिंग पूल को। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग थे, स्पेशल लोग थे, तो उन मतलब अंदाज लगाया जा रहा है कि वो स्पेशल लोग स्पेशल ओकेजन पे आते थे और वहाँ स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, वहाँ पे मिले हैं अग्निकुंड। तो इससे अंदाज लगाया जा रहा है कि वहाँ मतलब हवन भी करते थे, पूजा पाठ करते थे लोग, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, स्टोर रूम मिले हैं, तो जहाँ वो भंडारण करते थे। अब साइड में हमारा एक मैप दिखाया गया है, इस मैप में देखते हैं। मैप में ये देखो, ये ये जो थे, ये सिंधु नदी है, ये यहाँ सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी क्या है कि सिंधु नदी के किनारे ये नगर बसा था, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अब यहाँ सिंधु नदी की जो साइड में ये दे रखी है, झेलम, चिनाब, रावी। झेलम है, चिनाब है, रावी है, एक सतलज होती है, एक ब्यास होती है। इसकी जो 5 सहायक नदियां भी हैं। तो अब और देखा जाए तो इसको सप्त सैंधव क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि सप्त सैंधव में क्या आता है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ कितनी होगी, 6, और एक सरस्वती नदी। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश भी बोलते हैं, सप्त सैंधव, तो इसलिए बोलते हैं 7 नदियों का संगम है ये। तो ये देख लिया, और इसके बाद अब देखो, ये है पाकिस्तान में सारा एरिया। इसके बाद में और अन्य जो है, जैसे ये है मोहनजोदड़ो है, सोतका को है, चनूदड़ो है, गवेरी वाला है, कालीबंगा है, ऊपर राखी गढ़ी है, ठीक है, लोथल है, धौलावीरा है, सुरकोतदा है, इस तरह से है ये। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, तो वो जो स्विमिंग पूल था, वो स्नानागार, वो महान स्नानागार ये वाला था। ये महान स्नानागार है। चारों तरफ कमरे बने हुए थे, दोनों तरफ से, एक तो इधर से और एक इधर से, ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी उतरने के लिए। तो इसी को कहा है कि विशेष नागरिक विशेष अवसरों पे इसमें स्नान करते होंगे, ये अंदाज लगाया गया है। अब आगे है भवन, नाले और सड़कें, कि भवन कैसे होते थे, नाले किस तरह से बने होते थे, और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे।
अधिकतर एक मंजिले या दो मंजिले। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर का बीच में आंगन है और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार या स्नान घर होता था। अधिकांश अधिकांश जो घर हैं उनमें एक स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जो नाले थे वो ढके हुए थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, हल्की सी ढलान, पानी ताकि आराम से निकल जाए, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घरों की नालियां हैं उनको कहाँ, सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। वो सड़कों की नालियां भी बड़े नालों में जाके मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। मेन होल बना दिए थे ताकि वहां से खोल के वहाँ उसकी साफ सफाई कर सकें, जिसके जरिए इनकी देखभाल की जा सके और साफ सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब आगे देखते हैं। आगे है नगरीय जीवन। नगर में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। लोगों को दूर दूर भेजते थे ये लोग, और वहाँ से बहुमूल्य चीजें, धातु है, पत्थर है, तो इस तरह की चीजें मंगाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जिनको हम बोलते हैं क्लर्क, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। मोहरों पर तो वो लिखाई का काम करते ही थे, और ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि और चीज़ों पर भी लिखते होंगे वो। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। शिल्पकार जो होते थे, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। जो दूर दूर जाते थे लोग बाग, तो वहां से क्या करते थे, उपयोगी जो कीमती चीजें हैं, उपयोगी वस्तुएं, कीमती चीजें, पत्थर है या जो भी है, सोना है, इस तरह की चीजें लाते थे दूर दूर से। और और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। जब दूर दूर जाते थे, दूर देशों में जाते थे, तो वहाँ की किस्से कहानियाँ, जो रोचक कहानियाँ थी, रोचक किस्से थे वहाँ के, उनको भी अपने साथ लाते थे। अब एक यादगार के तौर पे मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये अंदाज लगाया जा रहा है, जो मिट्टी के खिलौने हैं इनसे उनके बच्चे खेलते होंगे। अब इधर हम देखते हैं, ये जो है सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये रहा सड़क और उसमें बना नाला, और इसके बाद में नीचे दिखाया गया कुआं। ये कुआं है उस समय का। और नीचे अगर देखते हैं, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे की साइड बाईं तरफ जो है, ये एक मोहर है। बाईं तरफ ये वाली, ये मोहर है, जो एक इसमें एक खास लिपि है जिसको अभी नहीं पढ़ा जा सका है।
इस लिपि का अभी कोई ज्ञान नहीं है इस लिपि के बारे में। और अगर दाईं ओर देखते हैं ये वाला, तो जो पक्की मिट्टी है, पकी हुई मिट्टी, तो पकी हुई मिट्टी के ये खिलौने बनाए गए हैं ये। इसके आगे चल के देखते हैं हम आगे, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से क्या बनते थे? औजार बनते थे, हथियार बनते थे, गहने बनते थे, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, सोने और चांदी से। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। बाट जो तोलने के लिए, ये रहे बाट ये। और मन के मिले हैं मतलब मोती और ब्लेड्स, फलक। तो अब यहाँ देखो मनकों की ये इस तरह से माला से दिखाई गई है, ये मनकों की। और आगे चल, ये जो है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो है मूर्ति, ये वाली दिखाई गई है ये। पहले इसके बारे में देखें। इस हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरा बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। मोहरों पर जो चित्र मिले हैं वो जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन, और उस पर क्या होती थी, खूबसूरत जो डिजाइन करते थे वो काले रंग से करते थे। ये जो डिजाइन करते थे काले रंग से। अब देखो, संभवतः 7,000 साल पहले, लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। जो तकली मिली है, तो तकली से पता लगता है कि यहाँ सूत की कताई भी होती थी। अब देखो ये है, ये जो एक मूर्ति दिखाई गई है, देखो ये मूर्ति कितनी सुंदर, इसमें दाढ़ी दिखाई गई है ये। और ये डिजाइनिंग किया हुआ वस्त्र है जो मूर्ति के ऊपर दिखा रखा पहना हुआ। अच्छा, अब जो है बाकी जो देखो देखते हैं आगे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। जो अधिकतर वस्तुएं बनाते थे विशेषज्ञ लोग, जो स्पेशलिस्ट होते थे किसी चीज के, वो ही बनाते थे। विशेषज्ञ उसे कहते जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। इसमें जो अभी हमने देखी उस मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। यह हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही ऐसे प्रशिक्षण हासिल करती थी।
शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष इस काम में दक्ष थे, एक्सपर्ट थे। ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, एक्सपर्ट थे वो। अब इस फेयंस के बारे में समझते हैं, जो फेयंस के पीछे जिक्र हुआ है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। पत्थर और शंख तो हमें मिल जाएंगे, नेचुरली ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन इनको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। किसको? फेयंस को। बालू स्फटिक बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, अब पहले ये देखो कच्चा माल किसे बोलते हैं। कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल हैं। कच्चा माल या तो हमें प्रकृति में जिस फॉर्म में मिलता है, जिस रूप में मिलता है हमें, वो कच्चा पदार्थ है। अब उसके बाद उसका यूज करें किस किस तरह से, उसको उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो कच्चा माल नहीं रह जाता है। जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है वो कच्चा माल होता है, या जैसे किसान पैदा करता है, किसान ने कपास पैदा कर दी या कुछ और पैदा कर दी, गेहूं पैदा कर दी, वो कच्चा माल हो गया। अब देखो आगे, इनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो कपास है वो कच्चा माल है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी। कई चीज़ें तो वहीं अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास के एरिया में मिलती थी। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वो दूर से आयात करते थे। आयात का मतलब जो बाहर से चीज़ें हमारे देश में आती हैं, हमारे पास आती हैं, तो वो आयात हो गया। और यहाँ से हमारे देश से अगर कोई चीज़ बाहर के लिए जाती तो वो बोला जाता है निर्यात, एक्सपोर्ट। और आयात को बोलते हैं हम इम्पोर्ट। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये अंदाज लगाया जा रहा है कि हड़प्पा के जो लोग हैं तांबे का आयात करते थे, वो कहाँ, जो हमारा वर्तमान राजस्थान है यहाँ से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। जो ओमान है, पश्चिम एशिया में जो देश है, एशिया के पश्चिम भाग में है, वहाँ से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात। कांसा कैसे बनता है? तांबे के साथ टिन का मिश्रण होता है। इसका आयात कहाँ से किया जाता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात किया जाता था गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो दिखाई गई है, ऐसे समझो जैसे एक कोई बैलगाड़ी हो, इस तरह से। तो ये फिलहाल टॉय है, खिलौना है, लेकिन इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इस तरह से बैलगाड़ियाँ वगैरह भी वो रखते थे। नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, क्योंकि जो नगर में रह रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी और किस तरह वो लोग करते थे व्यवस्था, इसके बारे में देखते हैं। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। नगर में तो लोग रहते थे, उसके अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरावाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे।
पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। अवशेषों से पता चला है, जो उनके अवशेष हमें प्राप्त हुए उनसे अंदाजा लगाया है हमने कि इन चीजों की खेती उस समय होती थी। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। जब लकड़ी इतने लंबे समय तक, कई हजार साल तक नहीं रह सकती है, लेकिन हल्के आकार के जो खिलौने मिले हैं उनसे अंदाज लगाया गया है कि हाँ, कि हल का प्रयोग वो लोग करते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, पानी का ये लोग संचय करते होंगे। वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं जिसको। और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाहे होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे वो लोग। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। जो गुजरात है हमारा, हमारे भारत के पश्चिम में जो गुजरात है उसमें हम देखते हैं कि उसमें भी कुछ, मतलब हड़प्पा कालीन जो नगर था उसका निरीक्षण करते हैं। देखो, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। उस नगर का जो नाम था वो था धौलावीरा, कच्छ के इलाके में। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। पानी साफ मिलता था और जो जमीन थी काफी उपजाऊ थी वहाँ। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। अभी पीछे बताया था कि एक तो ऊंचाई पे बसे थे, एक ऊंचाई पे था नगर और उसको नगर दुर्ग बोलते थे, एक निचला नगर होता था। दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। धौलावीरा को बांटा गया था तीन भागों में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। पत्थर की दीवार है, अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे पब्लिक के लिए। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। बड़े बड़े अक्षर पत्थरों में खोदे गए थे। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, ये एक अलग ही तरह का अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। वो लेख जो पाए जाते थे मोहर जैसी छोटी चीजों पर, लेकिन यहाँ बड़े बड़े पत्थरों पर। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली, गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है वह मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कीमती पत्थर जैसा भी माल मिल जाता था आसानी से। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यहाँ भी एक स्टोर रूम था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरबंदी क्या होती, गीली मिट्टी पर दबाने से जो उनकी छाप बन जाती है मिट्टी पर, वो ये सब मिले हैं। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके का काम होता था।
वो जो इमारत मिली बिल्डिंग, उसमें शायद मनके का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके के बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। जब इतना कुछ मिला है वहाँ पर, तो इससे तो पूरा विश्वास हो जाता है कि यहाँ जो मनके बनाए जाते थे ये कारखाना था उनका। अब आगे, सभ्यता के अंत का रहस्य। ये सभ्यता कैसे नष्ट हुई, इस बारे में कहा कुछ नहीं जा सकता। क्लियर क्लियर कुछ नहीं बोला जा सकता कि कैसे नष्ट हुई होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो, लगभग 3900 साल पहले, 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। इतना बढ़िया नगर वैज्ञानिक तरीके से बसाया गया, चौड़ी सड़कें, अच्छी सड़कें, समकोण पर मिलती हुई, इतना कुछ था। उसके बावजूद भी लोगों ने अचानक इस नगर को छोड़ दिया। कुछ तो कारण रहा होगा। लेकिन मोहर और बाटों का प्रयोग लेखन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं इसके बारे में। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाहों चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इन नगरों का अंत कैसे हो गया। क्योंकि अगर बाढ़ भी आती है तो उसमें भी कुछ ही इलाके नष्ट हुए होंगे, सभी इलाके नष्ट नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बाद में आप जो है आप लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में इन चीज़ों को। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। और किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मेरा भी साहस बढ़ाना, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए और लाता रहूं। धन्यवाद।